एक रात की दुल्हन। शाफिया, सुनो, मेरा टिफिन अंदर ही छूट गया। बाहर निकलते हुए आमिर चिल्लाया। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में आमिर अपना टिफिन घर के अंदर ही भूल गया था। शाफिया लगभग दौड़ती हुई गेट से बाहर निकली और टिफिन हाथ में थमाते हुए चिल्ला पड़ी, अभी कितना काम बचा है घर में? कुछ पता है आपको? आप तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। सॉरी बेगम, अब गुस्सा थूकिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफिन हाथ में लेते ही वो अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। 4 साल पहले ही आमिर और शाफिया की शादी हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि आमिर ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन शाफिया के मन में खटका सा रहता था। एक आध बार आमिर की अम्मी ने घुमा फिरा कर बात पूछी भी थी, लेकिन शाफिया टाल जाती थी। फरीदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में आमिर सुपरवाइजर था। मूलतः वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जिंदगी साधारण तरीके से गुजर रही थी। बस एक चाह थी कि थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गांव में एक पक्का मकान बनाऊंगा। विधवा अम्मी घर में अकेली रहती थी। आमिर ने उनसे कहा भी कि आप भी हमारे साथ फरीदाबाद चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानी। कहने लगी, बेटा, इस डीह पर तुम्हारे पिता की यादें हैं। तुम जब छोटे थे तभी वो गुजर गए थे, तब से इसी डीह पर मैंने मेहनत मशक्कत करके तुमको पाला है। मैं यहीं रहूंगी, और फिर जमाना भी तो ठीक नहीं है। जरा सा घर छोड़ो तो जमीन हथियाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और बिना आदमी की डीह पर धीरे धीरे कब्जा जमाएं। आमिर अम्मी की बात टाल न सका, लेकिन महीने में एक बार उनसे जरूर मिलाता था। एक दिन उसने ऑफिस में ही किसी से सुना कि सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जरूरत है। एक आदमी है, वो 8 लाख रुपये लेकर नौकरी, पासपोर्ट, वीजा सब चीज का जुगाड़ कर देता है। अपनी नौकरी से ऐसे भी संतुष्ट नहीं था वो। न तो पैसा बहुत था और न ही मालिक का व्यवहार उसे अच्छा लगता था। ऐसे में उसे सऊदी जाने की बात किसी सपने से कम न लगी। बस पैसे का इंतजाम उसे करना था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को ये बातें बताई। पत्नी खुश तो हुई, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचकर थोड़ी उदास सी हो गई। दोनों मियां बीवी के पास कुल मिलाकर 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त हो पाया। अगर उसे सऊदी जाना है तो 1 हफ्ते के भीतर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। शाफिया और आमिर दोनों ने अपने अपने घर में फोन किया। शाफिया के घर से भी कुल 3 लाख का इंतजाम हुआ और आमिर की अम्मी ने गांव के ही एक व्यक्ति से ब्याज पर 2 लाख रुपये उधार लिए। इस तरह घर, ससुराल, अम्मी व पत्नी के सहयोग से उसने पैसे जमा कराए। खुदा का शुक्र था कि वो आदमी ईमानदार निकला और 1 महीने के भीतर ही आमिर सऊदी को रवाना हुआ। जाते वक्त सबकी आंखें नम थी। पता नहीं विदेश जा रहा है, अब कब वापस लौटे। तरह तरह की कहानियां भी उन लोगों ने सुनी थी सऊदी के बारे में कि कैसे वहां पासपोर्ट, वीजा छीनकर जबरन काम करवाते हैं। आमिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ अल्लाह की मर्जी पे छोड़कर वो सऊदी पहुंचा। इधर शाफिया भी फरीदाबाद से वापस अपने मायके आई। मायका और ससुराल पास पास ही था, कुल 5 किलोमीटर का फासला था। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद वो फिर अपने ससुराल आ गई, लेकिन आमिर के बिना उसे सब सूना सूना सा लगता। सोचती, अभी तो गए हैं वो, साल भर से पहले तो नहीं ही लौटेंगे। साल भर का समय उसे किसी युग सा लगता था। इधर सास भी गाहे बगाहे ताने देती। कहा कि शादी के 4 साल हो गए हैं, लेकिन पोते का मुंह देखने को तरस गई। शाफिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन बात उसके मन में कहीं कांटे सी फंस जाती। पड़ोस की कोई बूढ़ी आंगन में आई नहीं कि उसकी सास का रोना शुरू हो जाता।
कितने अरमान से आमिर की शादी की थी कि इस डीह पर भी पोते पोतियों की किलकारियां गूंजेगी, लेकिन 4 साल गुजर गए। एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई। अल्लाह जाने इसको बच्चा होगा भी या नहीं। मैं तो आमिर को कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात को हंसकर टाल देता है। दूसरी महिलाएं उसकी बात सुनती, थोड़ी सहानुभूति जताती और फिर जाते जाते ढाढ़स बंधाती कि अल्लाह के घर में देर है, पर अंधेर नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अल्लाह ने चाहा तो ढेर सारे पोते पोतियां तुम्हारे घर में आएंगे। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक दिन शाफिया के अब्बाजान बेटी से मिलने आए। औपचारिक बातचीत के बाद जब शाफिया अपने अब्बू के लिए चाय लेकर पहुंची तो देखती है कि सास रोए जा रही है। मेरे तो करम ही फूट गए। जिस आशा को धरकर मैंने अपने आमिर का निकाह आपकी बेटी से किया था, सब धरे के धरे रह गए। अब तो आमिर भी सऊदी चला गया। अब मैं बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही मर जाऊंगी। शाफिया के लिए ये कोई पहला मौका नहीं था जब उसने अपनी सास को बच्चे के लिए किसी और के पास रोते देखा था। लेकिन जब अपने अब्बू के सामने ही अपनी शिकायत सुनी तो आग बबूला हो गई। बोली, अम्मी, अल्लाह से डरिए, आपको कैसे पता है कि बच्चा मेरे कारण नहीं हो रहा है? और अगर बाद में आमिर में ही कोई कमी निकली तो आप फिर क्या कहेंगी? खुदा न करे कल को अगर आपकी शबनम के साथ यही हो तो आप फिर किसे दोष देंगी? पूरी तरह से फट पड़ी शाफिया बोलते बोलते रुआंसी हो गई थी। वो सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो, इसके तेवर तो देखो, एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों के लिए तरस आया, अब श्राप भी दे रही है कि मैं नानी भी न बन पाऊं, तेरे मुंह में कीड़े पड़ें। खबरदार जो शबनम के बारे में कुछ बोला तो। देखा अम्मीजान, जब अपनी औलाद पर आता है तो कैसे दिल जलता है, और आप मेरे अब्बू को बैठाकर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बूजान, मुझे नहीं रहना है यहाँ। जब से आमिर गया है तब से मेरा जीना मुहाल कर रखा है। अम्मी ने मैं बस लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाज वो तो मैं देख ही रही हूँ। सास तमक कर बोली, और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत सुनाओ। बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। शाफिया के अब्बूजान सोचते थे कि बीच में विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का खत्म नहीं होता था कि दूसरा शुरू हो जाता था। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ रहा है। डपटकर शाफिया से बोले, बस बहुत हो गया। यही संस्कार तूने सीखे हैं। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में टपकने की क्या जरूरत थी? वो शाफिया को सचमुच डांट रहे थे या माहौल शांत करने के लिए उसे बस एक झिड़की दी थी, ये तो वो ही जाने, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। शाफिया पैर पटकती हुए वहां से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार होते तो कोई अपने शौहर की अम्मी से ऐसे बात नहीं करती। वो यही नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि शबनम अपनी सास से ऐसे बोलने की हिम्मत भी करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। शाफिया के अब्बू समझदार इंसान थे, बोले, जाने दीजिए, जैसी भी है, अब आपके घर की ही बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। अम्मी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। शाफिया के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो झट से बोल पड़े कि अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिनों के लिए शाफिया को अपने साथ लेता जाऊं, उसका भी मन बहल जाएगा और ये तनाव भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। अभी अगर मैं ऐसी स्थिति में ही छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गर्म हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के एक साथ छोड़ना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए और लोगों से मिलेंगी तो आपका मन भी बहल जाएगा। अम्मी चुपचाप सुनती रही। अब शाफिया के पापा इसे
रजामंदी समझे या इनकार, वो कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। अगर आप नहीं चाहती है तो शाफिया यहीं रहेगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, पर मैं तो यहीं रहूंगी। शाफिया के पापा ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ ये सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेगी तो मन की कड़वाहट अपने आप ही कम हो जाएगी, शाफिया को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर आकर शाफिया से बोले, चलो अपना कपड़ा वगैरह ले लो, अपने घर चलेंगे। शाफिया भी इस माहौल से ऊब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए सिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो कि अम्मी जान मान गई। उसके अब्बूजान बस मुस्कुरा भर दिए और बोले, हाँ सब मान गए, अब चलो कुछ दिनों के लिए। शाफिया के जाने के बाद उसकी सास निरा होकर बिस्तर पर गिर गई। शाम में जब फोन की घंटी से नींद खुली तो देखा कि बेटी शबनम का फोन है। शाफिया के साथ हुए प्रसंग के बाद शबनम पहली अपनी थी जिससे वो बात कर रही थी। एक एक कर सारी बातें उसने शबनम को बताई। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज सुनाते समय उसको अपने तर्कों से जस्टिफाई भी करते जाता है। जितनी बार उस घटना का विवरण प्रस्तुत होता है, अपनी भूमिका उतनी ही रिफाइन होती जाती है और जो पक्ष वहां मौजूद नहीं होता है, धीरे धीरे सारा दोष उसी का नजर आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई। उधर शाफिया के मायके में जब उस घटना का विवेचन बारंबार हुआ तो दोषी उसकी सास थी और उसके ससुराल में इस घटना की मुख्य खलनायिका वो स्वयं थी। रात में जब आमिर का फोन आया तो उसकी अम्मी अब तक 3 बार उस घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थी। चौथी मर्तबा जब आमिर के सामने उसने घटना का विवरण शुरू किया तो कुल जमा ये निकल कर आया कि मैं शाफिया के अब्बा से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देख लूं। पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। लेकिन न जाने उसने क्या सुना कि ले देकर मुझ पर भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का अपना दर्द है, परंतु उसने अपना सारा गुबार मुझ पर निकाल दिया। जब मैंने पलटकर जवाब दिया तो पैर पटककर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। आमिर ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। बस इतना ही बोल पाया कि माँ फोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन माँ फोन रखने के बजाय सुबकने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊंगी। आगे की बात उसकी हिचकियों में दब गई। आमिर उसे शांत करता रहा, लेकिन शिकायतकर्ता को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं उसकी शिकायत ठीक तरीके से सुनी गई या नहीं। आमिर जितनी बार अम्मी के मुंह से उनकी व्यथा सुनता, शाफिया पर उसका गुस्सा उतना बढ़ता जाता। जब उसकी माँ ने फोन रखा तो गुस्से के अतिरेक में उसने तुरंत शाफिया को फोन लगाया। उसे इस बात पर और ज्यादा क्रोध आ रहा था कि शाफिया अम्मी से झगड़कर अपने घर चली गई। उसे ऐसा लगा मानो शाफिया उसको चैलेंज करके गई हो कि अगर ठीक से नहीं रहे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इधर शाफिया के घर में शाम ढलते ढलते अनेकानेक बार ये प्रसंग दोहराया जा चुका था और उसकी सास बहुत बड़ी खलनायिका बन चुकी थी। वो खुद ये बात आमिर को बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर मन महसूस कर रह गई कि पता नहीं अभी फैक्ट्री में होंगे, परेशान हो जाएंगे, रात को उनका फोन आएगा तब उनसे बात करेंगे। उसे आमिर के फोन का बेसब्री से इंतजार था और ऐसे में जब रात को उसका फोन आया तो उसने लपक कर फोन उठाया और कुशल क्षेम पूछने लगी। लेकिन आमिर के तो सर से पांव तक आग लगी थी। शाफिया के सवालों को अनसुना कर उसने सीधे यही पूछा कि तुम माँ को अकेले छोड़कर अपने घर क्यों चली गई। शाफिया विस्तार से अपनी बात बताना चाहती थी, लेकिन आमिर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि कल सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचो।
उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर शाफिया उसे वस्तुस्थिति बताने की चेष्टा करती रही। आखिर उसके घर में अब तक हुए वार्तालाप में सारी गलती उसकी सास की थी और यहाँ आमिर उसकी कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं है। उसका मन झुंझला उठा। आप किसी व्यक्ति के पास किसी और की शिकायत लेकर जाएं और वो व्यक्ति आपको ही दंडित करने लगे तो बहुत पीड़ा होती है। शाफिया के साथ यही हो रहा था। उसे और कुछ नहीं, बस आमिर से सहानुभूति चाहिए थी। लेकिन आमिर तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अंत में उसने ये कहकर फोन रख दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, आप आएंगे अब तभी जाऊंगी। फोन कटने से आमिर का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा था कि जब वह शाफिया को अपने घर जाने को कड़ाई से कहेगा तो वो सहम जाएगी, अपनी सफाई पेश करेगी, लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि फोन भी काट दिया। उसके अहम को ठेस लगी। उसने दोबारा फोन लगाया और सीधे कहा कि कल तुमको हर हाल में मेरे घर आना है और अगर नहीं आई तो फिर सोच लो, दोबारा उस घर में कदम नहीं रखना। शाफिया ने आमिर का ये रूप नहीं देखा था। वो घबरा तो गई लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली कि ऐसी धमकी से मैं नहीं डरने वाली हूँ। अब तो मैं घर तभी जाऊंगी जब आप आएंगे। ये कहकर उसने फोन रख दिया। दोबारा फोन कटने से आमिर को लगा जैसे गुस्से से उसका सर फट जाएगा। ये तो उसकी मर्दानगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज जैसा था। उसे ऐसा लगा मानो किसी बच्चे को लाख मना करने के बाद भी वो मुंह चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा हो। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ उसने बच्चे के मुंह पर मारा। लेकिन बच्चा कहाँ था। थप्पड़ से उसका गुस्सा शायद शांत हो जाता, लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में केवल फोन था। उसने तीसरी बार फोन लगाया। इस बार शाफिया ने फोन नहीं उठाया। लगातार 3 बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन शाफिया ने फोन नहीं उठाया। अब तक उसके मस्तिष्क पर क्रोध का पूरा कब्जा हो चुका था। अब निर्णय लेने की बारी मस्तिष्क नहीं वरन क्रोधाग्नि की थी। उसने फोन उठाया और चटाक 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 एक साथ 3 थप्पड़ शाफिया के मुंह पर दे मारे। इधर शाफिया भी गुस्से से आपा खो रही थी। फोन की घंटी सुनकर भी अनसुना कर रही थी। लेकिन जब फोन की घंटी कुछ देर के लिए नहीं बजी तो लगा चलो एक बार फोन कर ही लेते हैं। ज्यादा अड़ेंगे तो कल ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन इनसे बात नहीं करूंगी। इसी उहापोह में फोन के पास पहुंची ही थी कि फोन पर मैसेज का बीप बजा। लपककर फोन उठा लिया। सोचा आमिर का ही मैसेज होगा। उसका अनुमान सही था। मैसेज आमिर का ही था। फुर्ती से उसने इनबॉक्स खोला, लेकिन ये क्या मैसेज देखते ही ऐसा लगा मानो चटाक 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 मूर्छित होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। घर के लोग दौड़कर आए। अरे देखो शाफिया को क्या हो गया। उठो शाफिया, उठो बेटा। अरे क्या हो गया, कोई पानी लाओ। अरे बेटा क्या हो गया। परिवार वाले शाफिया को झकझोर रहे थे। जब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा गया तो वो कुनमुनाए। आमिर आमिर, बस यही एक शब्द वो बार बार बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो देखा कि सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो चुका है। अब्बू बोले बेटी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तो बोलो। एकाएक गिर कैसे गई। कुछ नहीं अब्बू। आमिर, क्या हुआ आमिर को। अब घरवाले सचमुच परेशान हो गए थे। आमिर का मैसेज आया है। बस इतना ही बोल पाए वो। आगे के शब्द हिचकियों में दब गए। क्या मैसेज है, बोलो बेटी, आमिर ठीक तो है। ये कहकर उसके अब्बू फोन की ओर लपके। फोन ऑन करते ही मैसेज ही दिखा, तलाक तलाक तलाक। या अल्लाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं। एक साथ 3 तलाक। अरे देना ही था तो एक बार देता। सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया वो। बस बुदबुदा रहा था केवल। 3 तलाक का मतलब भी समझते हैं ये लोग। अरे ये कैसी गिनती है जहां सीधे 3 आता है। घरवाले और परेशान हो रहे थे। तभी उसकी अम्मी बोल उठी,
अरे खुदा के वास्ते, कुछ तो बताओ क्या हुआ? अरे अब बचा ही क्या? आमिर ने शाफिया को तलाक दे दिया है। उसके अब्बू वहीं जमीन पर ही निरा पड़ गए। पूरा घर सदमे में था। किसी के पास कहने सुनने को कुछ नहीं, बस एक ही ख्याल कि अब शाफिया का क्या होगा। इधर गुस्से के अतिरेक में आमिर ने तलाक 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 लिखा और फोन वहीं फेंककर बिस्तर पर धम्मा से गिर पड़ा। इसको मुझसे जुबान नहीं लड़ाना चाहिए था। अब भुगतो। आमिर का मन पूरी तरह क्रोध के वश में था। बार बार शाफिया का गुस्सैल चेहरा उसके सामने प्रकट हो रहा था, मानो वो इसको चिढ़ा रही हो कि जो करना है सो कर लो, पर मैं तो तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहने वाली। गुस्से से ऐसा लगा मानो उसका सर फट जाएगा। भूख और नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस वो बिस्तर पर करवटें ले रहा था। सुबह जब नींद खुली तो दिन चढ़ आया था। घड़ी पर नजर पड़ते ही वह चौंका। अरे ये तो लेट हो गए। आज फुर्ती से उठा वो, लेकिन जब कल रात की बात याद आई तो फिर धम्मा से उसी बिस्तर पर ढेर हो गया। ड्यूटी पर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई उसकी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी सारी शक्ति निचोड़ ली हो। लेकिन ड्यूटी पर न जाने का केवल एक ही उपाय था कि कंपनी का डॉक्टर उसकी बीमारी की ताकीद करे। लेकिन डॉक्टर तो मानो रेस्ट एडवाइस के लिए बना ही नहीं था। सारी बीमारी को पहले शक की निगाह से ही देखता था। अभी पिछले महीने ही नौशाद जब साइट पर अधमरा सा हो गया था, तब कहीं डॉक्टर ने उसे बड़े शहर में शिफ्ट करवाया था। नौशाद का कमजोर व लाचार चेहरा उसके सामने था, लेकिन तभी डॉक्टर का कठोर चेहरा उसके सामने घूम गया। दोनों चेहरे आपस में गड़बड़ होकर एक बन गए और अजीब सी आकृति उसकी आंखों में चुभने सी लगी। हड़बड़ा कर उसने बिस्तर छोड़ दिया और बाथरूम में घुस गया। दिन भर न तो उसका मन काम में लगा और न ही आराम में फुर्सत के कुछ क्षण जिनका वो बाकी दिन इंतजार करता रहता था। आज तो मानो उसे काटने दौड़ते थे। अपने किसी मित्र से उसने इसकी चर्चा नहीं की। किसी ने कुछ पूछा भी तो बता दिया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आदमी गुस्से में बड़े से बड़ा निर्णय ले लेता है, लेकिन जब उसके बाद की स्थिति पर सोचता है तो परेशानी और बढ़ने लगती है। शाफिया के लिए उसने इस बार सोने का एक हार खरीदा था। सोचा था इस बार ईद में घर जाएंगे तो उसे देंगे। गुस्सा का एक झोंका उसके लहलहाते दाम्पत्य को जलाकर खाक कर चुका था, और तलाक की आंधी से जब दाम्पत्य का पेड़ उखड़ जाए तो फिर प्यार कि कितनी भी बरसात क्यों न हो उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकती। जितनी बार वो बात की गहराइयों में जाता, उसका मन उतना ही उलझते जाता। भविष्य पूरी तरह उलझा उलझा दिखता। रात में उसने फिर अपनी अम्मी को फोन लगाया। अम्मी ने फिर अपना दुखड़ा शुरू किया, लेकिन आज आमिर कुछ बोला नहीं। बस अंत में इतना ही बोल पाया कि अम्मी, मैंने शाफिया को तलाक दे दिया है। हे अल्लाह, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तलाक का मतलब भी समझता है? उसकी अम्मी बिफर पड़ी। अम्मी, अब तो मैंने तलाक दे दिया है, अब सोचकर क्या फायदा? आमिर का संक्षिप्त सा जवाब था, लेकिन बेटा अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। बिना पत्नी के कैसे गुजारा होगा? अम्मी को बेटे के भविष्य की चिंता हो रही थी। अम्मी, इस बारे में आकर बात करेंगे, अभी कुछ दूसरे काम हैं, अब कल बात करेंगे। आमिर ने बात यहीं खत्म कर दी। इस एक छोटे से शब्द तलाक ने तीन जगहों पर मनहूसियत फैला दी थी। आमिर सऊदी में, उसकी माँ अपने गांव में और शाफिया का पूरा परिवार उसके ससुराल में। हर जगह की खुशियां मानो इस एक शब्द ने छीन ली थी। समय बड़े से बड़ा घाव भर देती है, लेकिन किसी अपने से दूर आप इस आशा में जी रहे हों कि एक दिन उससे मिलने की बारी आएगी और उस आशा पर ही वज्रपात हो जाए तो आदमी टूट जाता है। ऊपर से ये एहसास कि थोड़ी देर अगर गुस्से पर काबू कर लेता तो हालात इतने खराब न होते। आमिर अंदर ही अंदर टूट रहा था।
अपने पुराने दिनों की सुनहरी यादें बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती। ये सोचकर तो उसे अजीब सा ही लगता कि 4 सालों का प्यार भरा रिश्ता बस एक झटके में टूट गया। कल्पना में भी वह इस बात से सिहर जाता कि वो अब शाफिया से अजनबी की तरह मिलेगा। मन में विचारों की आंधी सी चलती रहती और सारी बातें बस एक बिंदु पर आकर ठहर जाती कि अब सब कुछ खत्म हो गया। काम में तो उसका मन लग नहीं रहा था। आए दिन कुछ न कुछ गलतियां होती। किसी तरह मुश्किल से उसने 3-4 महीने गुजारे, लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई और इससे पहले कि वो कोई बड़ी गलती करके किसी बड़े झमेले में फंस जाए, अपने 2 महीने का पेमेंट वहीं छोड़ उसने घर लौटने का फैसला ले लिया। यारों दोस्तों ने बहुत समझाया कि तुम गलती कर रहे हो, कुछ दिन और रुको, फिर एक साथ ईद की छुट्टी में चलेंगे। लेकिन उस पर तो मानो घर वापस लौटने का भूत सवार हो गया था। उसने किसी की न सुनी और वापस अपने वतन लौट गया। इधर शाफिया के घर का बुरा हाल था। बेटी के भविष्य को लेकर सभी चिंतित थे। कुछ ही दिनों में घरवाले दूसरा रिश्ता ढूंढने लगे। लड़की जिस घर में नाज नखरे से पलती है, वही घर शादी के बाद उसे पराई समझने लगता है। जल्दी से उसकी विदाई हो जाए और अपने ससुराल में वो खुश रहे, यही सोच पूरे परिवार की हो जाती है। शाफिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता, क्या वो बिना शादी किए इस घर में नहीं रह सकती है? और अगर शादी करनी ही है तो ऐसी जल्दी भी क्या है? कभी खुद को कोसती कि उस दिन अगर आमिर की बात मानकर उसके घर चली ही जाती तो आज अपने ससुराल में शान से रह रही होती। फिर लगता कि आमिर ने तो उस दिन उसकी बात ही नहीं सुनी, बस अपने घर वापस जाने को लेकर अड़ गया। तरह तरह के सवाल मन को खंगालते पर जवाब किसी का न होता। पिछले जीवन के प्यार भरे लम्हे अब केवल ख्वाब बनकर रह गए थे। आमिर अपने घर लौटा तो उसकी अम्मी खुशी से फूली न समाये। मन उदास था, लेकिन बेटे के आने की खुशी में वो सब कुछ भूल गई। बोली, बेटा चिंता न करो, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। उससे भी अच्छी बहू मैं तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। उसकी मर्जी से ही ये सब हुआ है। इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ और अल्लाह पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचे होंगे। अम्मी बोलती जा रही थी, लेकिन आमिर तो मानो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। बस अंत में केवल इतना ही बोला, अम्मी मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आज ही शाफिया से मिलने जाऊंगा। लेकिन बेटा अब उससे मिलकर क्या करोगे? सिवाय दुख के अब तुमको क्या मिलेगा? बीते हुए दुख को बार बार याद करके तुम केवल और केवल अपना दुख बढ़ाओगे। जब तुम समय को पलट नहीं सकते तो बेहतर है कि पिछले गम को भूलकर समय के साथ चलो। अम्मी का अंदाज दार्शनिक हो चला था। नहीं अम्मी, मैं शाफिया से माफी मांग लूंगा। अपनी गलती का प्रायश्चित कर उसे फिर से अपने घर लाऊंगा। आमिर अपनी ही रौ में बोलता चला गया। लेकिन बेटा ये अब संभव नहीं है। नहीं अम्मी, मैं अभी उसके घर जाऊंगा और उसे मनाकर दोबारा इस घर में ले आऊंगा। अपनी अम्मी की बात काटकर वो बोल उठा। अम्मी कुछ और बोलती, इससे पहले ही वो शाफिया के घर को निकल गया। शाफिया ने जब सुना कि आमिर आया है तो पल भर को उसे विश्वास ही नहीं हुआ। एक पल में सारा गुस्सा व दुख मानो गायब हो गया। दौड़कर कमरे से बाहर आई और आंगन पार कर बैठक की तरफ भागी। रास्ते में अब्बू दिखे। वो ठिठक कर वहीं आंगन में खड़ी हो गई। अब्बू ने उसकी तरफ देखा, मानो पूछ रहे हों, अब उसके लिए ऐसा उतावलापन क्यों? अब वो तुम्हारा कौन है? और अगले ही पल अपनी बीवी के मुखातिब हो बोले, पागल हो गया है आमिर। कह रहा है कि शाफिया से माफी मांगने आया है और इसे लेकर ही वापस जाएगा। शाफिया की अम्मी गुस्से से आग बबूला हो उठी। तलाक देते वक्त क्या उसकी अक्ल घास चरने गई थी? गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रखा है इसने निकाह और तलाक को। कह
दो यहाँ से चला जाए। शाफिया को पता नहीं क्यों अपनी अम्मी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इन 2 महीने में घर में अम्मी चिंता से ज्यादा उसके निकाह के लिए चिंतित थे। बस एक बार निकाह हो जाए, फिर अपने शौहर के साथ चली जाएगी। आज एक शौहर अगर अपने किए पर शर्मिंदा है तो उसको दुत्कारने से क्या फायदा। आमिर के साथ तो 4 साल रही है, वो उसका अच्छा व बुरा रूप देख चुकी है। नए आदमी का क्या ठिकाना। अगर वो इससे भी खराब निकला तो क्यों शाफिया, तुम्हारा क्या विचार है? अब्बू की आवाज ने शाफिया की सोच पर विराम लगाया। क्या बोलती वो चुपचाप नजरें नीची किए खड़ी रही। वो बस एक बार आमिर से मिलना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता नहीं हुई। अब्बू दोबारा बोले, एक बार आमिर से मिल लो, फिर हम उसे मना कर देंगे। इतनी जिद लेकर बैठा है, तुम एक बार उससे मिल लो। जी बस इतना ही बोली शाफिया और बैठक से पहले औरतों के लिए टंगे पर्दे की ओट तक पहुंच गई। पर्दे की ओट से उसने देखा कि आमिर काफी दुबला हो गया है। पर्दे की ओट से ही बोली, कैसे हैं आप? 4 महीने से इस आवाज को तरस गया था आमिर। जब कोई चीज आपकी पहुंच से दूर हो तो आपकी उसको पाने की लालसा तीव्र से तीव्रतर होती जाती है। ठीक हूं मैं, आप कैसी हैं? जवाब के साथ ही उसने भी उसका कुशल क्षेम पूछ लिया। अब ठीक रहने को बचा ही क्या है? शाफिया के स्वर में उदासी थी। शाफिया का गुस्सा पता नहीं कहाँ काफूर हो गया। उल्टे उसे आमिर पर दया आने लगी। बोली, आप रोइए मत, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मुझे माफ कर दो शफू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम इस गलती की जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन वापस लौट आओ। पिछले 4 महीने में दोज़ख की आग में जला हूँ। गुस्से की एक चिंगारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। फफक पड़ा आमिर। आमिर को इस बात की आशा बिल्कुल नहीं थी, परंतु उसे क्या मालूम था कि शादी के बाद बेटी मायके में बोझ की तरह हो जाती है। उसका पुराना अधिकार न जाने कब और कैसे उससे छिन जाता है कि इसका आभास तक नहीं होता है। शाफिया पिछले 2 महीने में इन बातों को भली भांति समझ चुकी थी। सिसकते हुए आमिर बोल पड़ा, बस शफू, अब मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। तुमने हाँ कह दिया तो मैं सबको मना लूंगा। शाफिया से भी आमिर का दुख देखा नहीं गया। वो वापस अपने घर लौट आई और सीधे अपने कमरे में बिस्तर पर निरा होकर पड़ गई। अब्बू को जब पता चला कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने को राजी हैं तो उसे समझ में नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। उसकी अम्मी ने जब सुना तो बिफर पड़ी। उसे पता भी है कि वो दोनों क्या बोल रहे हैं। ये इतना आसान थोड़े ही है, लेकिन हम अपनी बेटी को घर में बैठाकर भी तो नहीं रख सकते। कहीं न कहीं तो शादी करनी ही पड़ेगी। अब्बू संयत स्वर में बोले। शादी की चिंता तो पिछले 2 महीने से अम्मी को सोने नहीं दे रही थी। हारकर बोली, तुम जो उचित समझो वो करो, मुझे तो बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए। आमिर के साथ शाफिया चली जाए, इससे एक साथ पूरे परिवार की चिंता का निवारण हो जाता। वरना नया लड़का ढूंढो, निकाह पढ़वाओ और उसकी भी क्या गारंटी कि वो अच्छा ही निकले। अंदर ही अंदर दोनों तैयार हो गए। आमिर ने जब सुना कि शाफिया के घरवाले तैयार हैं तो वो खुशी से पागल हो गया। भागा भागा अपने घर आया और अपनी अम्मी से बोला, आप अब बिल्कुल चिंता न करें अम्मी जान, शाफिया और उसके परिवार वाले तैयार हो गए हैं। लेकिन तुम शाफिया को यहाँ लाओगे कब? अम्मी ने शंका जाहिर की। बस अम्मी, अगले जुम्मे को मैं शाफिया को ले आऊंगा। ये इतना आसान नहीं है बेटा, 3 तलाक देने के बाद तुम ऐसे ही उसे अपने पास नहीं ला सकते हो। अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही। कोई बात नहीं अम्मी, हम फिर से निकाह कर लेंगे। आमिर पूरे जोश में था। ये निकाह और तलाक मजाक नहीं है बेटा, हमारे शरिया में सारी चीजों का नियम है।
ऐसे मनमर्जी निकाह व तलाक नहीं कर सकते। फिर आमिर ने शंका जाहिर की, अम्मी, अब अगर दोबारा उससे निकाह करना है तो शाफिया को एक बार किसी और से निकाह कर फिर तलाक लेना पड़ेगा, और उससे तलाक के बाद ही वो तुमसे निकाह कर सकती हैं। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आमिर थोड़ा झुंझला गया था। अम्मी, ऐसा नहीं बोलते बेटा, तुम अल्लाह की नाराजगी क्यों मील लेना चाहते हो? आमिर, अम्मी, हमारा निकाह दो इंसानों के बीच का समझौता है, इसमें अल्लाह का क्या काम? और फिर समझौता तोड़ने या जोड़ने को दोनों पार्टी राजी हो तो मजहब का इससे क्या लेना देना? हमारा इस्लाम नया मजहब है, इसमें दो इंसान आपस में समझौता करके रिश्ता बनाते हैं। यहाँ कोई 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट में अल्लाह हमें पूरी आज़ादी देते हैं तो फिर तलाक और दोबारा निकाह में अल्लाह क्यों दखल देंगे? अम्मी, नहीं बेटा, जो अपने शरिया के हिसाब से जायज है वही तुम करोगे। उसकी अम्मी ऐसे भी शाफिया से दोबारा निकाह के पक्ष में नहीं थी। एक तो कुछ दिनों पहले का झगड़ा और दूसरे उसके अब तक कोई बच्चा न होने की कसक। वो तो सोचती थी कि चलो इसी बहाने उससे पीछा छूटा, लेकिन बेटे की जिद के आगे मजबूर थी, इसलिए शरिया के इस नियम को लेकर अड़ गई। आमिर किसी भी हालत में शाफिया को खोने के मूड में नहीं था। ससुराल से लौटकर आया था तो उसे लगा था कि सारी समस्या हल हो गई है, लेकिन अब जब अम्मी का ये फरमान सुना तो वो फिर सोच में पड़ गया। लेकिन वो अब कुछ भी करके शाफिया को हासिल करना चाहता था। बोला, अम्मी, अगर शाफिया ऐसे ही इस घर में आती है तो यही सही, पर अब वो जरूर आएगी। अगले ही दिन वो पास की मस्जिद के मौलवी जी से मिले। निकाह की बात करने पर मौलवी जी ने भी दोबारा निकाह का वही रास्ता सुझाया जो उसकी अम्मी ने सुझाया था। बोले, बेटा, निकाह इंसानी समझौते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई समस्या आ जाए तो तलाक से इसका निदान पा सकते हैं। लेकिन नबी को मालूम था कि अगर तलाक इतना आसान कर दिया तो इंसान इसको गंभीरता से नहीं लेगा, इसलिए ऐसा नियम बनाया कि 3 बार तलाक देने के बाद ही मियां बीवी अलग अलग होंगे। शुरू के 2 तलाक एक तरीके से चेतावनी के रूप में इस्तेमाल होंगे। इस बाद अगर सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दोनों आराम से साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी बार भी तलाक देने की नौबत आ जाए तो फिर ये मान लिया जाता है कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। लेकिन आजकल तो माने पहले और दूसरे तलाक की कोई चर्चा ही नहीं होती है, सीधे 3 तलाक की बात होती है। अब अगर किसी ने सोच समझकर 3 बार तलाक दिया है तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बदल जाएगी कि वो साथ रह सकते हैं? फिर निकाह होगा, फिर कलह होगी और फिर तलाक होगा। और अगर किसी ने 3 अलग अलग समय में दिए जाने वाले तलाक को एक ही झटके में दे दिया है, फिर तो उसे इस गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने शरिया के दिए इस सुविधा का बेजा इस्तेमाल किया है, इसलिए हमारे शरिया में सोच समझकर ये व्यवस्था बनाई गई है कि 3 तलाक के बाद फिर से दोबारा निकाह न हो पाए। जब आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो उस राह में आने वाली हर एक बाधा उस चीज की भूख और बढ़ा देती है। आमिर अब हर हाल में शाफिया को अपनी बीवी बनाना चाहता था। उसने कहा, अब जो भी हो मौलवी साहब, जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बस शाफिया मेरी होकर रहेगी। ठीक है, फिर एक लड़का ढूंढो जिससे शाफिया का निकाह हो सके और वो फिर तलाक देने के लिए भी राजी हो। उसके तलाक देने पर आप दोबारा निकाह कर लेना। बस उस तलाक के बाद 3 महीने इद्दत के गुजारने पड़ेंगे। मौलवी साहब ने किसी विशेषज्ञ की भांति पूरी प्रक्रिया समझा दी। लेकिन ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं? आमिर मन ही मन बुदबुदाया। कुछ कहा आपने मियां मौलवी साहब उसकी आंखों में झांक कर बोले। नहीं मौलवी साहब, मैं सोच रहा था कि ऐसा लड़का अब मैं कहाँ से लाऊं। आमिर ने धीरे से अपनी बात कही। वो तो है बेटा,
लेकिन लड़का तो आपको खोजना ही पड़ेगा, वो भी ऐसा कि पहले निकाह करे और फिर एक दिन बाद तलाक भी दे। मौलवी साहब की आवाज में चिरपरिचित गंभीरता थी, जैसा कि उनके लिए ये एक प्रक्रिया भर हो। लेकिन मैं तो एक दिन भी इंतजार नहीं करूंगा, निकाह के तुरंत बाद उसे तलाक देने बोल दूंगा। आमिर मानो एक पल भी इंतजार करने के मूड में नहीं था। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कम से कम एक दिन उसे उसकी बीवी बनकर रहना होगा। जब तक वो मुकम्मल तौर पर बीवी ना बन जाए तब तक वो तलाक नहीं दे सकता। और अगर दे भी दिया तो वो निकाह जायज नहीं माना जाएगा। बेटा फिर तो ये अल्लाह को धोखा देने जैसी बात हो गई। उनसे कुछ छुपा नहीं है बेटा, उनका आदेश है कि निकाह होना है तो पूरी तरह से होना है। मौलवी साहब ने मानो एक ही बार में आमिर को सब कुछ समझा दिया। अब तो आमिर और परेशान हो गया। किसे ढूंढे, किसे ये चीज बताए, कौन तैयार होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आमिर को परेशान करने लगे। मौलवी साहब तजुर्बेदार थे, पहले भी वे ऐसी परिस्थिति से रूबरू हो चुके थे। गंभीर मुद्रा में बोले, बेटा मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। अगर कोई पहले से शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी के कारण ये निकाह नहीं करेगा, और अगर कुंवारा है तो इस डर से नहीं करेगा कि कहीं भविष्य में इससे उसके अपने निकाह में बाधा न हो। इसलिए ये काम गुप्त तरीके से करना पड़ेगा। मौलवी साहब ने तो आमिर की उलझन और बढ़ा दी। बड़े ही मायूस स्वर में वो बोला, फिर तो ऐसे किसी लड़के को ढूंढना मुश्किल ही है। सो तो है बेटा, आखिर अल्लाह चाहता है कि इंसान को उसके किए की सजा मिले, इसीलिए तो ऐसा नियम बनाया है। मौलवी साहब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। तो फिर मैं क्या करूं मौलवी साहब, आमिर हताश हो रहा था। मौलवी साहब को लगा कि अब लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका है। बड़े ही सीधे स्वर में बोले कि बेटा एक उपाय है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने होंगे। कोई बात नहीं मौलवी साहब, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आप बस वो उपाय बताइए। आमिर अधीर हो उठा। मौलवी साहब का स्वर अभी भी बिल्कुल शांत था। बोले, बेटा 1 लाख रुपये लगेंगे। 1 लाख? ये तो बहुत है मौलवी साहब, अमीर दबी जुबान में बोला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, फिर आप खुद देख लो। मौलवी साहब ने अपना पल्ला झाड़ लिया। नहीं नहीं मौलवी साहब, आप सारा इंतजाम कीजिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। आमिर ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहा था। ठीक है बेटा, फिर एक दिन तय करके लड़की ले आओ। एक दिन उसका निकाह होगा और अगले दिन तलाक, फिर इद्दत के 3 महीने। उसके बाद तुम उससे निकाह कर लेना। मौलवी साहब ने एक ही सांस में पूरी बात बता दी। लेकिन लड़का पहले मिले तो फिर मैं शाफिया को लाऊं। आमिर आश्वस्त हो लेना चाहता था। बेटा लड़का इतनी जल्दी कहाँ मिलेगा, और ऐसी चीजों के लफड़े में कोई नहीं पड़ना चाहता। अब तुम ही बताओ, तुमको ऐसा मौका मिलता तो क्या तुम अपनी बेगम के डर से ऐसा करते? मौलवी साहब ने गेंद फिर से उसी के पाले में डाल दी। आमिर, सही बात है मौलवी जी, लेकिन आपको ऐसा लड़का कैसे मिलेगा? मौलवी, कोई नहीं मिलेगा बेटा, अब ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। आखिर किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। आमिर का तो मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। मुंह से बस इतना ही निकला, मौलवी जी आप? हाँ, मैं नहीं तो दूसरा कोई लड़का खोजना मुश्किल भी है, और फिर न जाने ये बात कितनों तक पहुंच जाएगी। यहाँ तो आज निकाह और कल तलाक, फिर उसी दिन तुम उसे ले जाना और 3 महीने बाद मैं ही तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूंगा। मौलवी साहब ने समझाने वाले अंदाज में जवाब दिया। आमिर को ये बात जंच गई, लगा ये सही है। ये बात भी केवल 2 व्यक्तियों के बीच रहेगी, वरना अगर वो लड़का ढूंढने निकला तो पता नहीं कितनों को ये बात बतानी पड़ेगी और देरी होगी सो अलग। वो झटपट तैयार हो गया। अगले ही दिन आमिर शाफिया को लाने उसके घर जा पहुंचा।
शाफिया के घरवाले ने जब सुना कि वो शाफिया को लेने आया है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी ये कैसे शाफिया को ले जा सकता है। लेकिन जब आमिर ने बताया कि मौलवी जी से सारी बातें हो गई है और वो शरीयत के हिसाब से सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे तो थोड़ा मन महसूस कर ही सही लेकिन शाफिया को उसके साथ भेजने को राजी हो गए। उन्हें ये सब अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था लेकिन ये सोचकर शांत हो गए कि आखिर बच्ची की शादी किसी न किसी से तो करनी ही पड़ेगी। फिर आमिर तो देखा भला लड़का है, पता नहीं दूसरा लड़का कैसा होगा। उसी दिन शाम तक आमिर शाफिया को लेकर अपने घर लौट गया। रात को जब शाफिया काम खत्म कर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगी तो आमिर की अम्मी ने उसे रोका। बोली, बेटी आज तुम बरामदे में ही सो जाओ। शाफिया को ये थोड़ा अटपटा सा लगा। शाफिया, क्यों अम्मी, कोई काम है आपको? अम्मी, नहीं बेटी, लेकिन अभी तुम आमिर के पास नहीं सो सकती। शाफिया, क्यों अम्मी? अम्मी बेटी, तुम्हें आमिर ने कुछ बताया नहीं। शाफिया के चेहरे पर उलझन भरे भाव थे। उसने ना की मुद्रा में सर हिलाया। फिर अम्मी ने उसे सारी बातें समझाई। उसे बताया कि अब तुम आमिर की बीवी नहीं हो और अब सीधे सीधे उससे निकाह भी नहीं कर सकती हो। इसके लिए तुम्हें एक और निकाह कर उससे तलाक लेना होगा। उसके बाद ही तुम दोबारा आमिर से शादी कर पाओगी। शाफिया का सारा उत्साह काफूर हो चुका था। हजारों सवाल उसके मन को बींध रहे थे लेकिन उसका जवाब देने वाला आमिर अपने कमरे में सो रहा था। उसने उसे जगाना उचित नहीं समझा। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे। क्या मेरे अब्बू अम्मी को ये सब पता होगा? क्या इसके लिए वो सब भी तैयार होंगे? आमिर खुद मेरा निकाह दूसरे से कराएगा? क्या यही एक रास्ता है? बहुत देर तक वो सवालों से स्वयं जूझती रही, किंतु कोई उत्तर ना मिला तो उसने अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या इसके अलावा कोई उपाय नहीं है? अम्मी, नहीं बेटी, अगर तुम आमिर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो बस यही एक रास्ता है, या फिर तुम किसी और से निकाह कर उसके साथ रह सकती हो। शाफिया, लेकिन अम्मी, तलाक हम दोनों का आपसी मामला है और जब हमें वापस साथ रहने में कोई कष्ट नहीं है तो फिर धर्म का इससे क्या लेना देना? अम्मी बेटी, आमिर ने भी यही कहा था। मेरी बात तो उसने ठीक से सुनी भी नहीं, लेकिन जब मौलवी जी ने समझाया तो फिर मान गया। और इस बुढ़ापे में मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती कि कयामत के दिन अल्लाह ताला को मुंह न दिखा सकूं। तुम लोग खुद समझदार हो, जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन मेरे रहते इस घर में ऐसा कुछ मैं नहीं होने दूंगी जो अल्लाह के हुक्म से अलग हो। शाफिया को लग गया कि अब और कोई उपाय नहीं है। फिर हार कर बोली, अम्मी, लेकिन मेरा क्या? मैं किसी गैर मर्द से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं, और वो भी एक रात के लिए? ये सही है क्या? अम्मी बेटी, ये सब सोच की बातें हैं। जब एक बार तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम्हें किसी दूसरे मर्द से ही निकाह करना होगा। यहाँ भी तो तुम वही कर रही हो। फर्ज करो वहाँ भी किसी कारण से तुम्हारा तलाक हो गया तो तुम किसी तीसरे मर्द से निकाह करोगी। फिर तुम्हारे जीवन में 3 मर्द आएंगे। यहाँ तो बस एक ही मर्द आ रहा है तुम्हारे जीवन में, वो भी नाम के वास्ते। उसके बाद तुम आराम से आमिर के साथ रह सकती हो। शाफिया का दिमाग और उलझ गया। उसे भी लगा कि अगर मैं अभी मना कर भी देती हूँ तो बात तो वही होगी जो अम्मी ने कहा है, मेरा निकाह किसी और लड़के से होगा। फिर वो किस स्वभाव का होगा ये भी पता नहीं। आमिर जब से सऊदी से लौटा है उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। वो अब दोबारा आमिर को नहीं खोना चाहती है। आमिर उसे सच्चा प्यार करता है, नहीं तो वो दूसरी शादी कर लेता। सऊदी में कमाता है, उसे भला लड़की की क्या कमी होगी। फिर भी वो उसे मनाने आया। अब मैं जहर का हर घूंट पी लूंगी, लेकिन आमिर को वापस पाकर ही रहूंगी। रात में ये बातें सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह आमिर
शाफिया और अम्मी के साथ सीधे मस्जिद पहुंच गया। कल शाम में ही उसने मौलवी जी से सारी बातें कर ली थी। पहली बार शाफिया ने मौलवी जी को देखा और मौलवी जी ने शाफिया को मौलवी जी 55 साल की उम्र में भी काफी फुर्तीले दिखते थे। छोटा कद, सांवला रंग, सिर पर टोपी, लंबी खिचड़ी दाढ़ी, सफाचट मूछे, लंबा कुर्ता और छोटा पाजामा पहने टिपिकल मौलवी ही लग रहे थे। शाफिया ने एक निगाह उनको देखा, फिर नजर दूसरी ओर मोड़ लिया। मौलवी जी ने भी तिरछी नजरों से शाफिया को देखा, लेकिन चेहरा बुर्के से ढका होने के कारण कुछ ज्यादा अनुमान नहीं लगा सके। वो आमिर से बात करने में व्यस्त था। निकाह से पहले आमिर से बोल पड़े, पैसे निकाह के पहले ही देने होंगे। हाँ हाँ मौलवी साहब, पैसे में लेकर आया हूँ। आप निकाह की रस्म आगे बढ़ाए। पैसे मिलते ही मौलवी जी ने फटाफट दूसरे मौलवी को फोन किया। उन्होंने अपना निकाह पढ़वाने के लिए किसी दूसरे मौलवी से पहले ही बात कर रखी थी। आमिर इसको लेकर थोड़ा सा शंकित था, लेकिन मौलवी जी ने उसे पूरा आश्वस्त किया कि बात मौलवी साहब से आगे कहीं नहीं जाएगी। आमिर की माँ, उसकी सास और उसके ससुर की उपस्थिति में दूसरे मौलवी ने निकाह की रस्म पूरी की। निकाह के गवाह बने उसकी अम्मी, उसकी सास और उसके ससुर। निकाह खत्म होते ही मौलवी साहब आमिर की ओर मुखातिब होकर बोले, अब काम हो गया आपका। कल सवेरे सवेरे में तलाक दे दूंगा और फिर आप दोनों का 3 महीने बाद यहीं निकाह करवा दूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। दोनों के जाते ही मौलवी साहब इशारों से शाफिया को मस्जिद के अंदर बने एक कमरे में ले गए। ये कमरा मौलवी साहब के लिए ही बना था। मौलवी साहब दूर के गांव से थे और सप्ताह में एक बार अपने घर को जाते थे। यही उनका पेशा था। इसी मस्जिद की आमदनी से उनका घर चलता था। कमरे में जाते ही मौलवी साहब प्यार से बोले, आप अपना बुर्का उतार कर आराम करो, खाना लेकर आता हूँ। पास के ही होटल से मौलवी साहब खाना लेकर आ गए। आकर जैसे ही अपने कमरे में आए, उन्होंने पहली बार शाफिया को देखा। मौलवी साहब के लिए ये निकाह कोई पहली बार का किस्सा नहीं था। पहले भी 2 मौकों पर उसे तलाकशुदा महिलाओं से शादी करनी पड़ी थी, लेकिन आज जब उसने शाफिया को देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन जल्द ही उसने अपने विचारों के प्रवाह को रोका और बोल पड़े, आप खाना खा लो और आराम करो, मैं बाहर से होकर आता हूँ। दोनों ने उसी कमरे में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद मौलवी साहब किसी काम के बहाने बाहर चले गए। उन्हें लगा कि उनकी वजह से शाफिया ठीक से आराम नहीं कर पाएगी। जाते हुए उन्होंने कमरे का आगे का गेट लगा दिया और शाफिया से कहा कि वो पिछला दरवाजा अंदर से बंद कर ले। उनके जाते ही शाफिया ने चैन की सांस ली और दरवाजे की छिटकनी लगाकर सो गई। इधर मौलवी साहब के तो क्या कहने, दिल बल्लियों उछल रहा था। 1 लाख रुपये की कमाई एक ही झटके में उनकी तो मानो लॉटरी निकाल आई थी। सबसे पहले वो बैंक जाकर पैसे अपने अकाउंट में जमा कर देना चाहते थे। जाते जाते गांव वालों को कह गए कि आज मार्केट में थोड़ा जरूरी काम आ गया है, इसलिए लौटते लौटते शाम हो जाएगी। हो सकता है कि रात भी हो जाए। उन्हें शक था कि नमाज के वक्त लोग बेवजह उनका इंतजार करेंगे या हो सकता है उनके कमरे की तरफ ही उन्हें खोजने चले जाएं। वो नहीं चाहते थे कि कोई बेवजह शाफिया को उधर उनके कमरे में देखे। तभी उसे शाफिया का ख्याल आया। उसे लगा कि बैंक में पैसे जमा करने के बाद थोड़ी देर इधर उधर घूमेंगे और फिर शाम होने के बाद वापस जाएंगे। उनके जाने से बेवजह शाफिया को परेशानी होती। आखिर एक ही कमरा है, उसमें वो रहेगा तो शाफिया को आराम करने में व्यवधान होगा। शाफिया की नींद खुली तो पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकली। शाम हो गई थी लेकिन मौलवी साहब अभी तक वापस नहीं आए थे। वो बाहर निकलकर बस खड़ी ही हुई थी कि उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। शायद नमाजी मस्जिद में आने लगे थे।
तुरंत वो पिछले दरवाजे से अंदर आ गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। थोड़ी देर हलचल के बाद जब शांति हुई तो अंधेरा हो चुका था। तभी उसके फोन पर आमिर का कॉल आया। आमिर, कैसी हो शफू? शाफिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आमिर, बस कल का इंतजार कर रहा हूँ। शाफिया, मैं भी। आमिर, और अभी क्या कर रही हो? शाफिया, कुछ नहीं, बस सो ही रही थी, अभी जगी हूँ। आमिर, ठीक है शफू, अपना ख्याल रखना, बाय। शाफिया, बाय। फोन रखते ही वो बाथरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर में उसे दरवाजे पर कुछ खटखट की आवाज आई। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसने सुना तो लगा कि मौलवी साहब वापस आ गए हैं। वहीं से उसने आवाज लगाई, आप अंदर आ जाए, मैं बाथरूम में हूँ। जब उसने गेट पर ताला खुलने के बाद गेट खुलने की आवाज सुनी तो बाथरूम बंद कर लिया। नहाकर जब वो बाहर निकली तो देखा कि मौलवी साहब रात का खाना लेकर ही आए हैं। निकलते ही मौलवी साहब बोल पड़े कि मैं भी नहा लेता हूँ, फिर खाना खा लेंगे, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। शाफिया ने सहमति में केवल अपना सिर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद मौलवी साहब बाहर निकल गए। उन्हें शायद रात का खाना खाने के बाद घूमने की आदत थी। शाफिया भी पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई। रात को सोते समय मौलवी साहब बोले, शाफिया, ये बिस्तर बहुत छोटा है, इसमें 2 आदमी नहीं सो सकते, इसलिए इस बेड से हटाकर अपना बिस्तर नीचे ही लगा लेते हैं। शाफिया, कोई बात नहीं, आप बेड पर सो जाए और मैं नीचे सो जाऊंगी। मौलवी, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तो हमने निकाह किया है, हम दोनों को आज एक साथ ही सोना होगा, तभी कल तलाक मुकम्मल होगा। मैंने आमिर को भी सारी बातें बता दी थी। शाफिया को पहली बार मौलवी साहब की बात अजीब सी लगी, लेकिन वो और कर भी क्या सकती थी। रात को मौलवी साहब बोले, शाफिया, एक बार इधर तो देखो, आज हम दोनों के बीच शौहर और बीवी का रिश्ता है, तुम घबराओ मत, आज के लिए मुझे आमिर जैसा ही समझो। शाफिया को इस वक्त मौलवी साहब की जुबान से आमिर का नाम अच्छा नहीं लगा। 55 से 56 साल के बुजुर्ग मौलवी साहब और 26 वर्ष की जवान शाफिया का कोई मेल नहीं था। वो कैसे उस बूढ़े मौलवी को आमिर जैसा समझे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया होते न देख मौलवी जी ने सीधा उसके ऊपर हाथ डाला और अपनी ओर घुमा लिया। शाफिया ने कोई प्रतिरोध तो नहीं किया, लेकिन उस अंधेरे में भी जब उसे ये एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं वही बूढ़ा ठिगना सा मौलवी है तो उसे उबकाई सी आने लगी। लेकिन दिन भर से सपनों के सागर में गोते लगाता मौलवी अब भला कहाँ रुकने वाला था। फिर वो कोई गलत काम भी तो नहीं कर रहा था, दीन धर्म के हिसाब से अपनी ब्याहता बीवी के साथ था। इस रात को वो अपनी जिंदगी की सबसे हसीन रात बना लेना चाहता था। शाफिया को ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा को कुचला जा रहा है। वो चुपचाप मुर्दे सी बिस्तर पर पड़ी रही। मौलवी जी के लिए रात पूरी तेजी से खत्म हो रही थी और शाफिया को ऐसा लग रहा था जैसे इस रात की कोई सुबह ही नहीं है। रात में जब भी शाफिया की नींद खुली उसे मौलवी साहब का हाथ अपने जिस्म पर रेंगता हुआ मिला। वो शायद इसके पूरे शरीर को एक रात की भेंट मानकर ज्यादा से ज्यादा निचोड़ लेना चाहता था। सुबह जब शाफिया की नींद खुली तो मौलवी साहब कमरे में नहीं थे। उसने उस और ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया और बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से बाहर निकली तो करीब 8 बज चुके थे, लेकिन मौलवी साहब का कहीं पता नहीं था। सोचा कहीं बाहर बैठे हों तो बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन ये क्या, कल की तरह फिर से मेन गेट बाहर से बंद था। फिर पीछे के दरवाजे पर नजर पड़ी तो उधर से छिटकनी खोलकर बाहर निकली, लेकिन बाहर भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए। शाफिया फिर अंदर आ गई। मन में ये भी खटका था कि बाहर कहीं कोई देख न ले। अंदर आते ही उसने आमिर को फोन लगाया।
उधर से आमिर की आवाज सुनते ही वो फफक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे रात का पूरा गुबार बाहर आ रहा हो। रोते रोते ही उसने बताया कि मौलवी साहब सुबह से नहीं दिख रहे हैं। मेन गेट पर ताला लगाकर गए हैं, बस पिछला दरवाजा खुला है। कल भी जब बाहर गए थे तो इसी तरह गेट बाहर से लॉक करके गए थे। आमिर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं आकर देखता हूँ। थोड़ी ही देर में आमिर आ गया। जब उसने आकर बताया कि उनका फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है, तब दोनों की चिंता बड़ी देर होते जा रही थी। बाहर से नमाजियों की आवाज भी आ रही थी। लोग मौलवी जी को खोजने उनके कमरे तक आ रहे थे, लेकिन ताला देखकर लौट जा रहे थे। आमिर और शाफिया चुपचाप उस कमरे में बैठे हुई थी। जब बाहर की आवाज थोड़ी कम हुई तो आमिर धीरे से गेट खोलकर बाहर निकला। लोग शायद मस्जिद से जा चुके थे। उसने शाफिया से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ, और उधर बाजार में मौलवी साहब के बारे में थोड़ा पता भी करूँगा। उन दोनों के पास और कोई चारा भी नहीं था। आमिर जब बाजार से लौटा तो 12 बज गए थे। आते ही उसने शाफिया से कहा कि मौलवी साहब का फोन आया था। वे बोल रहे थे कि उनके चचा का इंतकाल हो गया है, इसलिए वे गांव गए हैं। सवेरे सवेरे खबर मिली, इसलिए वो बिना किसी को बताए चले गए। वे बोले हैं कि शाम तक लौटने की पूरी कोशिश करेंगे। शाफिया लेकिन अगर वो शाम तक नहीं लौटे तो? आमिर: अरे चिंता मत करो, मैंने कहा है कि वे जरूर शाम तक जरूर वापस आ जाएं। शाफिया: नहीं, अगर किसी कारण से नहीं लौटे तो? आमिर: आ जाएंगे, मैं फिर थोड़ी देर में फोन करके पूछ लूंगा। शाफिया चुप हो गई। वो आमिर को और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि मौलवी साहब शाम तक वापस नहीं आएंगे। उसके और आमिर के बीच अब करने लायक ऐसी कोई बात बची नहीं थी। कल तक जो बात हुई थी, उसके और आज के बीच में बस कल की रात ही अलग अलग बीती थी, और उस बारे में बात करने लायक कोई चीज थी ही नहीं। बैठे बैठे शाम के 5 बज गए, लेकिन न तो मौलवी साहब आए और न ही उनका फोन आया। इस बीच 2 बार आमिर की अम्मी का फोन आ चुका था। रात करीब 8 बजे आमिर शाफिया का खाना लेकर आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया कि तभी मौलवी साहब का फोन आया। बोले, मुझे रात में आने में देर हो जाएगी, इसलिए अब तलाक वाला काम कल ही हो पाएगा। तुम चिंता नहीं करो, कल सवेरे सवेरे हम सारा काम निपटा लेंगे। आज मैं बुरी तरह से फंस गया। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं लाचार हूँ। बस एक दिन का किसी तरह सब्र कर लो। शाफिया ने जब ये सब सुना तो बिफर पड़ी। बोली, झूठ बोल रहा है वो, लेकिन सिवाय झल्लाने के और मौलवी जी को कोसने के उन दोनों के पास और उपाय ही क्या था। खाने के बाद आमिर अपनी अम्मी के पास चला गया और शाफिया उसी कमरे में लेट गई। शाफिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपनी हालत उसे जाल में फंसी उस चिड़िया जैसी लग रही थी, जो कितना भी जोर क्यों न लगा ले, न तो पास आते व्याधे को रोक सकती है और न ही जाल का बंधन तोड़कर उड़ ही सकती है। उसका जी करता था कि जोर जोर से रोएं, लेकिन उसका दर्द समझने वाला कौन था? जब अल्लाह की मर्जी से ही ये सब कुछ हो रहा था, तो फिर इंसान उसके दर्द को कैसे समझ सकता था? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसकी तंद्रा भंग हुई। विचारों का प्रवाह टूटा। देखा तो मौलवी साहब दिख रहे थे। पता नहीं क्यों, अंधेरे में भी उसको मौलवी साहब की आंखों में एक शैतानी चमक दिखी। दुनिया में शायद हम अपनी ही सोच का प्रतिबिंब देखते हैं। मौलवी साहब ने लाइट जलाया और शाफिया से देर होने के लिए माफी मांगी। शाफिया ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही मौलवी साहब ने उसके जवाब का इंतजार किया। फौरन बाथरूम में घुसे और जल्द ही नहाकर बाहर निकल आए। थोड़ी ही देर में लाइट बंद करके वो भी शाफिया के बगल में लेट गए।
न तो शाफिया ने कुछ पूछा और न ही मौलवी साहब ने कुछ बताया। मौलवी साहब शांत थे, लेकिन केवल जुबान से उनके हाथ धीरे धीरे शाफिया के बदन पर घूम रहे थे। शाफिया ने जब से सुना कि मौलवी जी रात में देर से आएंगे, तभी से उसको इस स्थिति का आभास हो चुका था। वो शांत ही रही, लेकिन मौलवी साहब आज ज्यादा आक्रामक लग रहे थे। शाफिया ने इसे अपनी नियति मान ली थी और मौलवी साहब के लिए तो मानो ये जिंदगी की आखिरी रात थी। भरपूर जी लेना चाहते थे वो। आज नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी। शाफिया आज सोना नहीं चाहती थी कि कहीं फिर सवेरे मौलवी जी गायब न हो जाएं, और मौलवी जी आज रात सोकर इस सुनहरे पल को गंवाना नहीं चाहते थे। शाफिया जैसी सुंदर युवती अब भला दोबारा उसे इस जिंदगी में तो नसीब नहीं होगी। रात बीतती रही, मौलवी साहब जागते रहे। आदमी पाप से डरता है, समाज से डरता है, लेकिन अगर ऐसा कोई डर न हो तो आदमी के अंदर का राक्षस उसे शैतान से भी बदतर बना देता है। आज मौलवी साहब के लिए ऐसा ही दिन था। आज शाफिया के रूप में एक वस्तु उसके सामने थी और जिसका उपभोग करने की आज़ादी उसे समाज और धर्म दोनों ने ही दे दी थी। आज न तो वह कोई अनैतिक व अमर्यादित कार्य कर रहा था और न ही कोई अधार्मिक कार्य। ये कार्य शरीयत के हिसाब से हलाल था। फिर उस वस्तु के उपभोग में संकोच कैसा, झिझक कैसी? शाफिया पर क्या गुजर रही है, इसकी जिम्मेदारी मौलवी साहब की नहीं थी। फिर वो व्यर्थ ऐसी बातों में क्यों पड़ता, क्यों कर मन को किंचित भी मलिन करता। वह हर पल नए अनुसंधान करता रहा तब तक, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। मुर्गे की बांग से जब सुबह का एहसास हुआ तो मौलवी साहब की तंद्रा टूटी। बस आखिरी बार वो अपनी इस अनमोल उपहार को जी भर कर देख लेना चाहता था, जी भर कर भोग लेना चाहता था। शाफिया तो करीब करीब बेसुध ही थी, बस किसी तरह वो नींद के आगोश में आने से बच रही थी। सुबह हुई, आमिर आए। मौलवी साहब तैयार ही बैठे थे। उनका शाफिया से तलाक हुआ, अब शाफिया उसकी हुई। बस केवल 3 महीने का इंतजार बीच में था। आमिर बहुत खुश था, लेकिन शाफिया किसी चट्टान की भांति शांत और स्थिर थी। कोई हलचल नहीं, कोई भाव नहीं। दोनों ने मौलवी साहब से विदा ली। मस्जिद से बाहर आते ही आमिर बोला, शफू, अब चेहरे पर पर्दा गिरा लो। शाफिया ने आग्नेय नजरों से उसे घूरा। पर्दा? अब कैसा पर्दा और किससे? आमिर उसकी आंखों को देखकर सहम सा गया। फिर धीरे से बोला, अब गांव से गुजरेंगे, पर्दा कर लो प्लीज। शाफिया कुछ बोली नहीं, बस उसने चेहरे पर पर्दा गिरा लिया। जब वो गांव से गुजर रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था मानो गांव वाले की नजरें एक्सरे की भांति पर्दे से ढके उसके शरीर को छेद रही हो और उसके शरीर का एक एक अंग उनके समक्ष नुमाया हो रही हो। दोनों के घर पहुंचते ही अम्मी ने चैन की सांस ली। बोली, बेटा अब बस 3 महीने का और इंतजार करो, फिर शाफिया तुम्हारी। लेकिन ये 3 महीने तुम उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है अम्मी, अब बस कुछ खाने को दे दो, सवेरे का ही निकला हुआ हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ अम्मी, मैं सोच रहा था कि आसपास के ही शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेता हूँ। इस बहाने में शाफिया से दूर भी रहूंगा और कुछ आमदनी भी होती रहेगी। आमिर ने एक ही सांस में अपनी बात पूरी कर दी, और हुआ भी ऐसा ही। वहीं मेरठ में एक छोटी सी कंपनी में फिर से नौकरी करने लगा। दिन बीत रहे थे, बस ये इंतजार की घड़ियां लंबी हो रही थी। आमिर दिन भर तो काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को बिल्कुल अकेला महसूस करता। उधर शाफिया भी दिन भर घर के काम में लगी रहती, किंतु रात को जब अकेले में होती तो उसे भी आमिर की बहुत याद आती। कभी कभी यादों के इस मधुर पल में मौलवी साहब का शैतानी चेहरा कड़वाहट घोल देता। वो उन
2 रातों को जिंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी, लेकिन वो रातें तो मानो जौक की तरह उसकी आत्मा से लिपटकर निरंतर उसका लहू चूसती रहती थी। उसे लगता था कि धीरे धीरे ही सही वो इन चीजों को भूल जाएगी। इधर उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। अम्मी बोलती कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, इतनी चिंता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, सब कुछ भूलकर आगे का जीवन देखो। शाफिया उनकी बात सुनती, लेकिन उसका अपने मन पर वश नहीं चलता। घटना को बीते हुए करीब 1.5 महीने बीत चुके थे। एक तरफ शाफिया को लगता कि चलो आधा समय तो बीता, लेकिन बाकी आधा उसे पहाड़ सा दिखता था। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। खाने की कुछ इच्छा नहीं होती। शरीर दिनों दिन कमजोर हो रहा था। एक दिन ऊबकर अम्मी बोली कि अब तुझे डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि इद्दत के समय कहीं बाहर न जाने दूं, लेकिन अब बिना डॉक्टर को दिखाए काम नहीं चलेगा। मुझे पता है दिन भर घर में बैठे बैठे तुम उलझुल सोचती रहती हो। एक बार डॉक्टर साहब समझाएंगे, दवाइयाँ देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। इस बहाने बाहर निकलोगी तो मन भी बहल जाएगा। और फिर एक दिन दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा ने कुछ टेस्ट लिखे और दोपहर में आने को कहा। दोपहर में जब दोनों पहुंचे तो डॉक्टर साहिबा प्यार से बोली कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। बस आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि ये आपकी बहू माँ बनने वाली है। या अल्लाह! अम्मी के मुंह से बस इतना ही निकला। शाफिया तो वहीं कुर्सी पर ही शिथिल पड़ गई। दोनों की जुबान जैसे सर्द होकर जम गई। डॉक्टर साहिबा मुस्कराई, बोली क्यों आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? शाफिया तो बिल्कुल निरा पड़ी रही, लेकिन अम्मी धीरे से बोल पड़ी, नहीं नहीं मैडम, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर ने ढेर सारी हिदायतें दी, कुछ दवाइयाँ लिखी, लेकिन दोनों सास बहू अब शायद कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। वहां से निकलकर दोनों सीधे घर आ गई। दोनों अपने अपने बिस्तर पर धम्म से गिर पड़ी। या खुदा, आपको मैंने पोता मांगा था, लेकिन इस तरह नहीं। जिस बच्चे में हमारे वंश का खून ही नहीं, उसे मैं भला अपना पोता कैसे मानूं? शाफिया ने एक दिन कहा था कि आपको कैसे पता है कि कमी मेरे अंदर है? हो सकता है आमिर में ही कमी हो। अम्मी जितना सोचती उतना ही उलझते जाती। इधर शाफिया का हाल तो और बुरा था। उसकी तो मानो सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। लगता था जैसे दिमाग की नसें जम चुकी हैं। दिमाग में कभी आमिर आता, कभी बच्चा और कभी मौलवी। आगे का भविष्य बिल्कुल बियावान जंगल की भांति उलझा उलझा दिखता। जब आमिर सुनेगा तब क्या होगा? क्या वो मुझे अब भी स्वीकार करेगा? क्या वो बच्चे को स्वीकार करेगा? क्या अम्मी बच्चे को अपना पोता मानेगी? आमिर के पुरुषत्व को चोट तो नहीं लगेगी? सवाल सैकड़ों थे और जवाब किसी का नहीं। दिमाग सुन्न हुआ जाता था। कभी लगता कि आमिर अच्छा लड़का है, वो दोनों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन क्या ये सही होगा? उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि आमिर ने उसे और उसके बच्चे को अपनाकर उस पर एहसान किया है। कभी सोचती कि अगर आमिर ने मना कर दिया तो फिर वो क्या करेगी? वो गर्भपात की सोचती, लेकिन संस्कार इसकी इजाजत नहीं देती। ये तो ऐसे ही हराम है, कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। फिर तो 2 ही रास्ते बचते हैं। एक ये कि आमिर उसे बच्चे सहित स्वीकार कर ले, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी उसे ऐसे आमिर के साथ जीना पड़ेगा जिसने एक साथ विष के 2-2 घूंट पिए हों। पहला दूसरे का बच्चा और दूसरा पुरुषत्व वाले अहम पर आघात। आमिर के अस्वीकार करने वाली बात तो उसे हिलाकर रख देती, और दोनों ही स्थिति में आने वाली संतान उस काली रात को पूरी जिंदगी भूलने नहीं देगी। उसे पूरा जीवन ही अंधकार में दिखने लगा। अनुमान से आने वाला डर और अपनी ही सोच से पैदा होने वाली हताशा हमेशा दुखदायी होती है। शाफिया अकेली थी और उसकी सोच उसकी पकड़ से दूर हो चुकी थी।
निराशा, दुख व जिल्लत से भरी हुई जिंदगी भविष्य में उसका व उसके बच्चे का इंतजार कर रही थी। और फिर जब उसकी अपनी सोच उस अंधकार में भविष्य की घुप्प काली रात में गुम हो गई तो एक ही रास्ता नजर आया, खुद को खत्म करने का। उसके दिमाग ने एक बार और जोर लगाया, लेकिन वह उस निराशा भरे बादल की ओट से निकलने में नाकामयाब रही। वो चुपचाप उठी और उस राह पर चल पड़ी जहां से उसका लौटना नामुमकिन था। शाम में जब अम्मी ने काफी देर तक शाफिया की आवाज नहीं सुनी तो उसका दरवाजा खटखटाया। बहुत देर तक जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसका मन सशंकित हो गया। आसपास के लोगों को बुलाकर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा विभत्स था। शाफिया का शरीर पंखे से झूल रहा था। अम्मी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने संभाला और बाहर खाट पर लिटा दिया। देर रात आमिर भी घर पहुंचा। कहाँ तो वो 3 महीने खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और कहाँ ये खबर उसकी तो मानो दुनिया ही लुट गई। आंगन में शाफिया का शरीर पड़ा था। अम्मी बैठी सुबक रही थी। कौन किसको धार से बंधाता। पड़ोसी अपने अपने घर चले गए थे। अब अगले दिन ही शाफिया की अंतिम क्रिया की जानी थी। अम्मी ने रो रो कर पूरा घटनाक्रम आमिर को बताया। आमिर को जब बच्चे का पता चला तो पल भर को वो हक्का बक्का हो गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लगता है अल्लाह ने सारा कुसंयोग उसके लिए ही बचा कर रखा है। उसे लगा कि इस सारी फसाद की जड़ वो स्वयं है। वही है। शाफिया का हत्यारा उसी की जिद और नासमझी ने शाफिया की जान ली है, और अब जब शाफिया चली गई तो फिर इस आत्मग्लानि के साथ वो नहीं जी सकता। शाफिया की मौत के गुनहगार को जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसी कमरे में घुसा और उसी पंखे से खुद लटक गया। अम्मी को रात भर तो कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन जब सवेरे उठकर कमरे में गई तो आमिर को देखा। आमिर का शरीर बेजान हो चुका था। वो चिल्लाती हुई बाहर निकली। आस पास के लोग आवाज सुनकर बाहर निकले। देखा कि आमिर की अम्मी चिल्लाती हुई घर से बाहर दौड़ रही है। लोग आए, लेकिन अम्मी तो मानो कुछ सुन व देख पाने की स्थिति में थी ही नहीं। लोग उनके पीछे भागे, आखिर पूछे तो कि क्या हो गया, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली थी। वो आगे आगे और पड़ोसी पीछे पीछे, और फिर एक छपाक की आवाज के साथ वो कुएं में कूद गई। लोगों ने जब तक उनको निकालने की तैयारी की तब तक वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक ही घर से एक ही दिन 3 जाने निकले। तीनों एक ही दिन काल के ग्रास में समा गए। लेकिन इन तीनों की मौत का जिम्मेदार कौन था? शायद आमिर या उसकी अम्मी, या फिर शाफिया, या वो मौलवी, या फिर कोई और। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था, या फिर कोई सही जवाब देना नहीं चाहता था।